नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ भारत रत्न और भारत रत्न में राजनीतिक कारणों के कारण दी जाने वाली सुविधाओं के कारण, या आप यूँ कह लीजिए कि भारत रत्न के चयन को लेकर जिस प्रकार से वर्तमान सरकार निरंतर अपने स्वार्थ के लिए, या यूँ कहिए कि राजनीतिक कारणों के कारण जिस प्रकार से भारत रत्न का चयन करती जा रही है, निश्चित तौर पर वो भारत रत्न की अवमानना ही कर रही है। आज तक 53 लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं उन लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। वर्तमान सरकार ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 10 लोगों को भारत रत्न दिया है, 43 लोगों को भारत रत्न अन्य सरकारों ने दिया है। इन 10 विभूतियों की चर्चा इसलिए क्योंकि इसमें वर्तमान केंद्र सरकार ने इसी एक माह के अंदर, यूँ कह लीजिए आप 15 दिन के अंदर 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी चिंतक और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार थे। उनको भारत रत्न क्यों मिला, इस बात के लिए निश्चित तौर पर चर्चा करने की ज़रूरत है, और समय पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है कि आखिर इस समय भारत रत्न की देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वर्षों से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की जाती रही। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने कि राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के कारण बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद के तोड़ने को भले ही वर्तमान सरकार सही ठहराए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने इस बात की आलोचना की थी और इसे गलत बताया था। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिनके कारण कि देश का विभाजन हुआ था और उन्हीं आडवाणी ने कायदे आजम जिन्ना की मज़ार पर पाकिस्तान में जाकर उनके सामने कसीदे पढ़े थे। यहाँ हमारा उद्देश्य भारत रत्न पर सवालिया निशान लगाना नहीं है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। स्वामीनाथन जी की भारत रत्न दिए जाने को कोई शक और संवेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस समय कि हमारा देश अन्न के लिए भी दूसरे लोगों पर निर्भर था, उन्होंने देश में हरित क्रांति लाई, और उसके के कारण ही आज हमारे देश में चारों ओर संपन्नता है, अन्न के भंडार भरे हैं। यहाँ तक कि हम
देश के गरीबों को भी भरपूर मात्रा में उनकी अन्न देकर मदद कर पा रहे हैं और गाहे बगाहे प्राकृतिक आपदा आने पर संपूर्ण विश्व को भी हम खाद की सप्लाई कर देते, ये सभी लोगों ने देखा। नरसिंह राव जी को भारत रत्न देने का कारण, इसकी तो आलोचना तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि इससे तमाम राजनीतिक विमर्श खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये सवाल ज़रूर उठता है कि जिस कांग्रेस मुक्त की कल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उनका कोई भी दिन, उनका कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन वो कांग्रेस की आलोचना न करते हों और देश की समस्याओं के लिए कांग्रेस या देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी न ठहराते। यहाँ ये प्रश्न है कि आखिर नरसिंह राव को भारत रत्न देकर क्या उन्होंने कांग्रेस में ही विभाजन कराने की योजना तो नहीं बनाई है? चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न मिलने पर भी कुछ चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक साधारण परिवार से आते और किसानों की समस्या के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। अपने मुख्यमंत्री जब वो यूपी के थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में भी अपने मंत्रित्व काल में भी उन्होंने जमींदारी विनाश कानून के लिए भी तमाम योजनाएं बनाई, लेखपालों को भी नियमित किया और किसानों के संबंध में ताउम्र अपनी बात उठाते रहे। निश्चित तौर पर उनको भी भारत रत्न देने पर हमारे ख्याल किसी तरह की शक शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि समय को लेकर जरूर बातचीत की जा सकती है। आज ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्यों? उनका जन्मदिन 23 जनवरी को निकल गया। अगर चाहते या प्रधानमंत्री के मन में किसान नेता को भारत रत्न देने का ख्याल होता तो उनके जन्मदिन पर भी दिया जा सकता था, लेकिन इस समय भारत रत्न का आखिर क्यों दिया जा रहा? आप सभी लोग जानते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने को लालायित देश के प्रधानमंत्री एक नया नारा 400 पार का गढ़ रहे हैं, जबकि वो ही जानते हैं कि तीसरी बार 400 पार क्या, आपको सामान्य बहुमत लाने के लिए भी कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही आप ही जानते हैं। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उनको निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से ही कुछ आशाएं हैं। पिछली बार बसपा गठबंधन के कारण 10 सीटें उत्तर प्रदेश से कम हो गई थी। 2014 में 73 सीटें उनके बीजेपी गठबंधन को मिली थी। अब की बार 62 सीटें उनको गठबंधन के तहत मिली है। निश्चित तौर पर ये जो 20 सीटों का डाउनफॉल रहा, अब की बार भी ऐसा लग रहा था कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो 20 सीटें मामूली अंतर से जीती है,
वे सीटें ज़रूर लूज करेगी, जिसमें कि बागपत, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, इटावा, बदायूं 8 सीटें शामिल थीं, जो कि बहुत ही कम अंतर से जीती गई थी। किस प्रकार उन्होंने पश्चिम बेल्ट में, जो कि जाटों की एक ताकत है, और रालोद मुखिया जयंत चौधरी को अपने साथ लाने के लिए जिस प्रकार से ये 2 सीटों के लिए योजना बनाई गई, एक पश्चिम बेल्ट में अपने लिए कुछ सीटों का जुगाड़ किया गया, उसको लेकर किसान नेता को भारत रत्न देना निश्चित तौर पर चौधरी चरण सिंह के किसानों के प्रति की गई संघर्ष और लड़ाई को कमतर आंकना है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, इसको लेकर शायद किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ वोटों के खातिर, कुछ लोकसभा सीटों के खातिर एक पूर्व प्रधानमंत्री के दल को, या यूँ कह लीजिए उनके पारिवारिक दल को अगर आप अपने में मिलाना चाहते हैं, एक तरह से उनका विलय कराना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात की आलोचना की जानी चाहिए और विभिन्न मंचों पर की जानी चाहिए। स्वामीनाथन जी को आपने दिया, उसके लिए सभी लोगों ने आप सराहना की और इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन जी ने अपने आयोग की रिपोर्ट में किसानों के लिए जो सुझाव दिए थे, उसको तो इसी देश की सरकार ने, या यूँ कह लीजिए एक तरह से प्रधानमंत्री ने नकार दिया था कि हम आपकी संस्थाओं, जो आपने संस्तुतियाँ की हैं, उसको लेकर कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम किसानों को एमएसपी के आधार पर उनकी फसलों की खरीदारी करेंगे तो बाजार ढह जाएगा। आपको बाजार की चिंता है, लेकिन उन करोड़ों किसानों की नहीं है जिन्होंने कि कोरोना काल में, जब आपके पूरे सेक्टर ज़मीन पर धराशायी पड़े थे, तब कृषि क्षेत्र ही ऐसा था जिसने कि देश की जीडीपी को, सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का काम किया था। किसानों के लिए आपको कोई चिंता नहीं है प्रधानमंत्री। आप तीसरी बार बने प्रधानमंत्री, चौथी बार बने, या आप परमानेंट रूप से बने ही रहें, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करते जा रहे हैं, उसकी आवाज़ को दबाते जा रहे हैं, अपने बहुमत के अहंकार में संवैधानिक संस्थाओं को ढाते जा रहे हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, माननीय उच्चतम न्यायालय हो, या विभिन्न योजनाओं को बनाने वाला नीति आयोग हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने किस तरह से अपने लोगों की घुसपैठ कराई है, उसको लेकर शायद कोई सवाल खड़ा करना इस ब्लॉग में उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आपने भारत रत्न को भी एक राजनीतिक और स्वार्थ का विषय बना के, जिस प्रकार आपने उसको वितरण करने का काम किया है, निश्चित तौर पर इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। भले ही आप इन भारत रत्नों की वजह से चुनाव जीत जाएं, तीसरी बार भी आप शपथ ले लें, लेकिन
न तो ये लोकतंत्र के हित में होगा कि किस प्रकार आपने विपक्ष की आवाज़ को खत्म करके और अपनी सत्ता को लगातार बरकरार रखा है। किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए, चाहे वो किसान हों, बेरोजगार हों, युवा हों, यहाँ तक कि महिला हों, कल से जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उनको एक जाट नेता बताया, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने एक जात के, भले ही उन्होंने एक जात में जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने कभी जाति राजनीति नहीं की। हाँ, वो वंचितों, पिछड़ों और दलितों की आवाज़ को मुखरता से उठाने रहे, खासकर किसानों की, लेकिन उन्हें जाट बिरादरी के खांचे में बांटकर आपने वही काम करने का प्रयास किया है जो कि पूर्व की सरकारें भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर को एक जाति खांचे में बांटकर करती हैं। जो लोग भारत रत्न जिन्हें मिलता है वो निश्चित तौर पर देश की विभूतियाँ होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके काम होते हैं, उनके आधार पर उन्हें भारत रत्न मिलता है। लेकिन जिस तरह आप कुछ सीटों के लिए, कुछ बिरादरी के वोट पाने के लिए बिरादरी के आधार पर, जात के आधार पर भारत रत्न देते जाते रहे हैं, निश्चित तौर पर उस बात के लिए आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।